पेज नंबर 97, चैप्टर नंबर 5, कंप्यूटर स्टडीज, लोकेशन एंड सर्च सर्विस। मोबाइल फोन में लोकेशन कैसे, लोकेशन आपको डायरेक्शन के लिए, इसको जियो टैगिंग बोलते हैं। जियो टैगिंग यानी कोई लोकेशन है ना, उसको टैग किया जाता है मैप के ऊपर, और उसको टैग करने के बाद आपके घर से यानी आपके लोकेशन से वहां तक जाने का रास्ता आपको बताया जाए। ये इतना आसान नहीं है कि हम ऐसा बोले कि खाली ऊपर से देख के रास्ता ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, नहीं। कई बार है ना, सर्वे करने के लिए गूगल की टीम आती है और इसको अपडेट करा करती है। आपके पास से, आपके घर के पास से भी जब गुजरे ने, तो शायद आपको तो पता भी ना चले कि ये गूगल का मैप अपडेट करने के लिए ये चला जाए। बट स्टिल देर आर मेनी वेज कि इस तरह से गूगल ड्रोन से भी करती है, और ऐसा इसके लिए उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, बराबर, क्योंकि रास्ते वगैरह जो भी है ना, वो ऐसे ही कोई सोसाइटी में घुस नहीं सकते तो विदाउट एनी परमिशन। यहाँ लोकेशन मोबाइल फोन यूजर्स का आपको पता चलता है, एंड यूजर के करंट लोकेशन को आप देख सकते हो, लोकल ऑफर्स, लोकल मैप। इवन आप अगर देखो ना, तो ट्विटर के ऊपर आप अगर लोकेशन ऑन करते हो और अगर लोकेशन सर्विस को सारा एक्सेस देते हो, तो आपके चारों ओर यानी आपके लोकेशन के अराउंड में जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं ना, उन सब के बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। जहां जहां जो पेज को समझो कि ऐड किया है अपने अंदर, वो तो आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपके सराउंडिंग में जो इम्पोर्टेंट न्यूज बन रहे हैं उसके बारे में भी आपको न्यूज मिलेगी। तो ये लोकेशन और सर्च सर्विस, राइट, जिसमें मूवी थिएटर है, रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल है, ये सब एम्यूनिटीज को डायरेक्शन अपने ढूंढ सकते हैं। एंड लेट अस लर्न अबाउट लोकेशन बेस्ड सर्विस, जिसको अपने एल कॉमर्स बोलते हैं, विथ मोर एंड मोर वायरलेस एंडलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस लाइक पीडीएस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, cellular phone and pocket PCs. There are significant opportunities for growth of m-commerce. Although मोबाइल कॉमर्स से आपको गुड्स एंड सर्विस उसके बारे में पता चल जाता है, लोकेशन पता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अमेजोन के अंदर कोई चीज परचेज करता हूँ तो मेरे घर तक पहुंच ही जाएगी, मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है कि सेलर कहाँ पे, बराबर नहीं। बट बहुत सारी सिचुएशन के अंदर बायर और सेलर को दोनों के लोकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके घर तक वो चीज डिलीवरेबल है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर आपको लोकेशन में देखना पड़ता है। टुडे वेरियस लोकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज आर इमर्जिंग. These applications track the user's location in order to deliver a service or product. The use of technologies which provide the location information for business purpose is known as एल कॉमर्स, यानी लोकेशन बेस्ड सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो एल कॉमर्स। एल कॉमर्स में क्या आता है, गूगल के मैप से वो आते हैं, और अगर आप एप्पल डिवाइसेस यूज करते हो तो उसमें एप्पल मैप्स आते हैं। दूसरे भी बहुत सारे मैप्स आते हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो मैप प्रोवाइड करती है, और वो ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि वो लोकल बेस्ड है। जैसे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर घूमना हो तो इंडिया के मैप्स आपको एकदम एक्यूरेटली प्रोवाइड करने वाली 3-4 कंपनीज है। वो आपके कार के अंदर वो लोकेशन बेस्ड एक डिवाइस फिट करेगी, फिर आपकी कार कहीं कहीं पे भी आप मोबाइल से उसको ट्रैक कर सकते, उसको निकाला नहीं जा सकता। यानी अगर कोई चोरी भी कर लेने कार को तो भी पकड़ा जाएगा ऐसा। The technology uses the geographical location of the mobile device to determine which applications are appropriate based on that area. It enables users to lock their locations. फिर उसके बाद में लोकेशन दूसरे इंसान का भी अपने, और उसके बाद में बैंक या तो रेस्टोरेंट भी पता चलता है। टेक्नोलॉजी वर्क्स बाय यूजिंग सिग्नल्स फ्रॉम जीपीएस, सेलुलर एंड वाईफाई सोर्सेज। जीपीएस यानी सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, वो एकदम एक्यूरेट होता है। पता है कितने मीटर तक वो एक्यूरेट होता है? 10 मीटर्स तक। 10 मीटर्स तक वो एक्यूरेट होता है। मतलब आप जहाँ खड़े हो ना, लोकेशन शायद 10 मीटर आगे पीछे हो, ज्यादा से ज्यादा कितना आगे पीछे, 10 मीटर आगे पीछे। कई जगह पे अगर बहुत अच्छी लोकेशन सर्विस हो ने तो 5 मीटर, और कई जगह सिंगल 1 मीटर, खाली ओनली 1 मीटर, अगर लोकेशन सर्विस एकदम एक्यूरेट हो। वो गूगल मैप्स में ये होता है, ये जीपीएस डिवाइसेस से होता है, ये सैटेलाइट के जरिए से कनेक्टेड होते हैं। और जीपीएस याद रखो, ये कैसे किया जाता है, यहाँ लिखा गया है, देखो, टू लोकेट अ पॉइंट, अ मोबाइल
डिवाइस विल यूटिलाइज 3 सैटेलाइट एक साथ में, वो भी 500 मीटर के लोकेशन के अंदर उसको ट्रैक करते हैं। दिस इज नोन एज ट्रायंगुलेशन। याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। इफ द जीपीएस सिग्नल इज पुअर, वीक और ब्लॉक, तो मोबाइल डिवाइस कैन यूज द सिग्नल्स फ्रॉम सेल टावर्स, और वाईफाई हॉटस्पॉट से भी पता चल जाता है। पूरे टाइम के अंदर विदाउट इंटरनेट आप एक्सेस कर पाओगे गूगल को, मैप्स को, विदाउट इंटरनेट, यानी आपको सेव करके रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ दिन में एक बार इंटरनेट से कनेक्टेड होना है, फिर उसमें जितने भी अपडेट्स है वो आ गए, उसके बाद में आप विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन आप उसको यूज कर सकते हैं। These signals do not broadcast their own locations, but smartphone companies use databases that store the locations of these sources. अब यहाँ देखो 5.11, उसमें आपको बताया गया है कैसे। ये देखो साइन इनटू गूगल आता है, उसके बाद में आप कोई भी अगर रेस्टोरेंट को सर्च करना चाहते हैं तो लोकेशन से कितने माइल, आपको डिस्टेंस भी बताया जाता है कि हाफ माइल, 1 माइल से लेस, 2 माइल से लेस, 5 माइल या 10 माइल से। फिर नेक्स्ट पेज पे आप देखो दूसरा लोकेशन बेस्ड सर्विस का एग्जांपल है। यहाँ पे डेस्टिनेशन बोलता भी है गूगल कि यहाँ से आगे 500 मीटर के बाद आपको लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, ये सब भी आपको बोला जाता है। ये सब लोकेशन, करंट लोकेशन जो है ना वो ब्लू कलर पॉइंटर से इंडिकेट किया जाता है। और अगर रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा है वो भी कैलकुलेट कर लेगा। आप कितने टाइम पे पहुंचोगे ना, तो गूगल मैप कैसे कैलकुलेट करता है, वो पूरा रास्ता ट्रैक कर लेता है उस टाइम पे, और उस पूरे रास्ते के ऊपर कितने टाइम के अंदर एवरेज ट्रैफिक क्लियर होता है वो सब देखने के बाद आपको टाइम दिया जाता है। अभी समझो कि मैं यहाँ से सूरत गया, तो बीच में अंकलेश्वर के पास बहुत बड़ा जैम था, तो जब मैंने उसके अंदर देखा, कार के अंदर देखा, तो उसके अंदर क्या बताया कि आपको पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, यानी मुझे बोला कि 1.5 घंटे लगेंगे वहां तक पहुंचने में। लेकिन वहां बीच में से एक शॉर्टकट आता है, जैसे ही मैंने वहां पे अंदर टर्न लिया और मैंने वो रास्ता क्लियर पाया ना, और उसके बाद में जब मैं हार्डली हाफ हाफ मिनट अंडर गया होगा इन 30 सेकेंड्स, उसके बाद में तुरंत लोकेशन के अंदर चेंज आ गया। चेंज तो आ गया, वो तो समझे, वो तो आ ही जाता है टर्न लेते हो तो। लेकिन जो 1.5 घंटे का टाइम था ना वो 45 मिनट्स के अराउंड हो गया, क्योंकि उसको पता था कि ये रास्ता क्लियर है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। तो आप ऐसा मत समझो कि आपको यहाँ से वहां तक जाने का टाइम बता रहे हैं तो इसके अंदर खाली ये देखते कि डिस्टेंस कितना है ना, डिस्टेंस के साथ में ये ट्रैफिक भी देखता है कि वहां पे ट्रैफिक कॉन्जेशन कितना है, वो भी देखा जाता है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग डेस्टिनेशन को कैसे सर्च करना है वो 99 नंबर के पेज के ऊपर बताया गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस टू द डेस्टिनेशन इन द अप्रोक्सीमेट टाइम टू रीच, पेज नंबर 100 पे। द डेस्टिनेशन इज ऑल्सो नोन इन फिगर 5.19। ये आपको डेस्टिनेशन भी बता दिया जाता है, एग्जैक्टली वहीं पे आते हैं अपने। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज ऑफर convenience and opportunity to provide services that are more quick and precise। अब एग्जाम्पल्स बताएं। इंफॉर्मेशन और डायरेक्टरी सर्विसेज, डायनामिक येलो पेज ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म द यूजर्स अबाउट द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, है ना। आप नियरेस्ट रेस्टोरेंट के बारे में खाली इतना लिखो, रेस्टोरेंट, खाली इतना लिखना गूगल के ऊपर, आपके नजदीक में जितनी हो ना वो सब बता दी जाएगा। और ट्रैफिक के अपडेट्स भी बताते हैं आपको। फिर ट्रैकिंग सर्विसेज है, असेट ट्रैक करना, उसको आने में कितना टाइम लगेगा ये आप जोमेटो पे देखते हो, बस वहां से निकला कौन सा टर्न लिया वो सब भी बताते हो, ये एग्जैक्टली इसको जियो टैगिंग बोलते हैं। ट्रैकिंग स्टोलन कार्स, ट्रैकिंग और चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स, ये सब किया जा सकता है। फिर इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, रोड साइड असिस्टेंस। आपका मोबाइल एक बार ट्रैक हो गया तो इसके बाद में आप कहाँ पे हो ने वो गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है। फिर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, टारगेटेड एड्स। मैं अगर देखता हूँ ना कोई जगह पे, अगर यूट्यूब का आप देखोगे, यूट्यूब के ऊपर आप अगर कोई एक तरह का कंटेंट बार बार देखते हो तो उसी तरह के कंटेंट को सजेस्ट करते हो तो समझ में आता है। लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट भी कई बार गुजराती में आता है, क्योंकि वो जानते हैं आप गुजरात के अंदर हो। दैट्स व्हाई आपको लोकल एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, दैट इज ऑल्सो लोकेशन सर्विस। और कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इन अ स्टोर, ये भी उसमें आता है। फिर मैपिंग, क्रिएटिंग मैप्स ऑफ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, मैप पूरा क्रिएट करना। और नेविगेशन यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जाना, नेविगेट करना जिसको।
अब सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स. इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क. इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड है एक दूसरे से, एंड ये जो कनेक्टेड है वो पोटेंशियल थ्रेट्स के साथ में भी ऑटोमेटिकली एक्सपोज हो जाते हैं. Internet provides a good opportunity to the businesses, but along with the convenience also come new risks. The valuable data or information that travels on the internet may be misused, stolen, corrupted, or lost. For example, while making online purchase on the e-commerce website, customer needs to provide the credit card number and the personal details. This information is transmitted to the merchant server. The merchant server sends it to the issuing bank for authorization through payment gateway. देखो इतना अलग अलग गेटवेज होते हैं. अगर एक बार बीच में ने 3-4 दिन पहले जैसा हुआ, मैं कार का इंश्योरेंस रिन्यू करवा रहा था, तो इस टाइम पे बीच में अटक गया. अब मेरे क्रेडिट कार्ड में से पैसे कट गए, लेकिन सामने वाले को पहुंचे नहीं. अब मैं करूँ क्या? दूसरा ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते. ये दूसरा ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसका मतलब 2 बार पैसे कट जाएंगे, और ये कंपनी के पास से पैसे वसूल कहाँ से करूँ वापस? तो ये सारे थ्रेट्स हमारे सामने हमेशा रहते हैं. तो यू नीड टू वेट फॉर 5-6 आवर्स. तो 5-6 आवर्स के बाद में आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर वापस रिक्रेडिट हो जाए. ऑल दिस ट्रांसमिशन अगर ऑन द पब्लिक नेटवर्क, यानी इंटरनेट के ऊपर सारे ट्रांसमिशन होते हैं. इंटरनेट का सर्वर हैक करके, आपका ही डिवाइस हैक करके, आपके मैक एड्रेस को क्लोन करके कोई भी आसानी से हैक कर सकता है. हैकिंग बहुत आसान है. अब तो इन्हें एथिकल हैकिंग सिखाने के क्लासेस भी है, पर वो एथिकल हैकिंग होता है. एथिकल हैकिंग का मतलब गवर्नमेंट आपको बुला के हैकिंग करवाती है. जैसे फेसबुक पे किसी की प्रोफाइल जानना हो, गवर्नमेंट से जॉब मिलता है. एन अनऑथोराइज्ड यूजर में रीड क्रेडिट कार्ड नंबर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन. अभी कल पेपर में था, एक मालवेयर क्रिएट हुआ है. उसके कारण क्या हो रहा है कि आपके क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स अगर आपने फोन के अंदर स्टोर करके रखी है ना, तो कभी भी उसको ले सकता है आपके फोन में से ऐसा. बट ये सारा जो भी है ना, याद रखो अनसिक्योर डिवाइस के ऊपर होता है. याद रखो आपका डिवाइस अनसिक्योर कैसे हो जाता है कि आपके मोबाइल फोन बनाने वाली जो कंपनीज है ना, वो आपके सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है. वो सस्ते में फोन देती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो फोन सिक्योर्ड है. अगर आपके मोबाइल में प्योर एंड्रॉइड चलता हो ना, तो आपका फोन सिक्योर्ड है. लेकिन अगर आप दूसरी कोई भी चाइनीज कंपनी का फोन लेते हो ना, तो बंडल सॉफ्टवेयर उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर उसके साथ में आते हैं. अब वो सॉफ्टवेयर गूगल वेरीफाई कराता नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है ना, उसके अंदर से आपके थ्रेड्स बढ़ जाते हैं. आप क्या करते हो कि एमआई के अकाउंट के अंदर, एग्जाम्पल, एमआई के अकाउंट के अंदर आप क्या करते हो कि अपने कॉन्टेक्ट का लिस्ट अपलोड कर दिया आपने, बराबर, ये सेव वहां पे करेंगे. पर अगर वो आपका एमआई का मेन सर्वर अगर हैक हो गया तो बात समझे ना. अब एमआई इज ए स्मॉल कंपनी, गूगल इज ए बिग कंपनी. गूगल के पास सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ज्यादा रास्ते होंगे, लेकिन एमआई के पास इतने ज्यादा रास्ते नहीं होंगे. और वो तो क्या, ये सेकेंडरी सर्विस प्रोवाइड करिए, मेन सर्विस तो उसकी फोन बनाने की है. तो इसीलिए क्लाउड सर्विस को यूज करो ने, तो गूगल क्लाउड के सिवा दूसरा कोई क्लाउड यूज नहीं करना चाहिए. ड्रॉप बॉक्स भी नहीं यूज करना चाहिए. तो कंपनी का जो मेन जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है ना, उसका नेटिव क्लाउड सिस्टम यूज करते हो तो वो बेटर. लेकिन अगर कोई भी दूसरा तीसरा यूज किया तो इसमें सिक्योरिटी अपडेट्स टाइम पे आते नहीं है. तो यहाँ लिखा है कि अनऑथोराइज यूजर आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर को देख सकता है और इसको मिस यूज करेगा. ऑल्सो देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट ऑर्डर इन्फॉर्मेशन माइट बी चेंज इन बिटवीन. अगर 10 आइटम ऑर्डर की हो, मर्चेंट ने रिसीव किया 100 आइटम, तो ये आपको 100 आइटम का पेमेंट मांगेगा तुम्हारे से. तो कोई इंट्रूडर सारी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है और सारी डिलीवरी अपने घर पे ले ले. He can create new programs and run them on remote computers, causing it to malfunction or break down in worst cases while hiding his identity. E-commerce or m-commerce sites have to keep their online data, such as customers' personal details, their bank details, and many more safe. और ये सब के लिए nowadays बहुत सारे फ्रॉड्स है, उसके बारे में अवेयरनेस के बारे में भी बैंक सब चला दी. ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, डेबिट कार्ड यूज, क्रेडिट कार्ड, वो सब यूज किए जाते हैं. तो इसके सामने कई में वेबसाइट्स के ऊपर सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं. दे आर एट मोर रिस्क
of being targeted than other normal websites. Thus, it becomes very important to secure the data on internet. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। आप सीक्रेट रखो इंफॉर्मेशन को कि आपके सिवा दूसरा को इसको रीड ना कर पाए। उसको क्रिप्टोग्राफी किया जाता, बोला जाता है। आप देखोगे कि व्हाट्सएप के ऊपर आप किसी को मैसेज भेजते हो तो नीचे आता है योर चैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, आता है ना। उसको इवन व्हाट्सएप भी रीड नहीं कर सकता चाहे तो भी, समझे ना। तो ये चैट सेशंस जो है ना वो एनक्रिप्टेड होते, लेकिन व्हाट्सएप को अगर गवर्नमेंट बोले ना तो वो रीड करे, गवर्नमेंट बोले तो उसको रीड किया जाता है। ये एनक्रिप्ट करना मैसेजेस जो भी है उसको, इसीलिए ये क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड होती है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो क्रिप्टो करेंसी भी गई, तो खाली 3 बार अटेम्प्ट करवाती है, फिर हमेशा के लिए लॉक हो जाता है, हमेशा के लिए लॉक। फिर आपको उस कंपनी के पास जाना पड़े जिस कंपनी के पास से आपने ये क्रिप्टो करेंसी का लॉकर लिया था। अब वो लॉकर क्रिप्टो करेंसी की कंपनी, जो क्रिप्टो करेंसी तो नहीं पर ये लॉकर वाली कंपनी है, वो ओपन करके दे, उसके लिए आपको अपने सारे आइडेंटिटी प्रूफ देने पड़ते। यानी 3 बार अगर आप रॉन्ग पासवर्ड डालते तो हमेशा के लिए लॉक। इसको एप्रोप्रिएट की से डिक्रिप्टिंग करना, यानी पासवर्ड बोलते हैं उसको। दिस प्रोटेक्ट्स द डेटा फ्रॉम प्राइवेट अटैक्स and ensures that the message is not revealed only to anyone as it travels to the destination. It helps in protecting the confidential data like credit card number. सबसे important part credit card है। अगर क्रेडिट कार्ड आज ने पिछले साल आरबीआई ने कंपलसरी कर दिया कि यूजेज लिमिट आप खुद डिसाइड कर सकते। क्रेडिट कार्ड की जो यूजेज लिमिट है ना तो आप खुद डिसाइड कर सकते। इन केस आई वांट टू डीएक्टिवेट माय क्रेडिट कार्ड टेम्पररी कर सकते, और मुझे ऐसा है कि खाली 1000 का ट्रांजेक्शन उससे ज्यादा का ना हो तो वो भी किया जा सकता है। डेबिट कार्ड में भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड में। अभी मैं डेबिट कार्ड यूजर नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने सारे डेबिट कार्ड मेरे जितने भी वो टेम्पररी ब्लॉक कर दिए। चोरी भी कर ले तो जब तक मेरे अकाउंट की एप्लीकेशन में से मैं चेंज ना करूँ तब तक सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। बात समझे ना। तो ये नई नई फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से आती है। फिर आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी भरोसा होना। It ensures that the information must not be accidentally or maliciously altered or tampered in transit. कोई भी जानबूझ के उसको ट्रांजिट में यानी रास्ते में खराब ना करे। The receiver should receive the same message as was sent by the sender. If the message is altered in between the transition, it should be detected. This removes the problem of modifying the order quantity in between and later creating the payment problems. इससे क्या कि ऑर्डर की क्वांटिटी बीच में अपने चेंज कर देते हैं और कई बार पेमेंट के प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। फिर आता है देखो ऑथोराइजेशन। ऑथोराइज करना मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे। बैंक की वेबसाइट पे जाओगे ना तो लॉगिन आईडी पासवर्ड बार बार आपको चेंज कराएंगे, हर 3 महीने वो बोलेंगे चेंज करो। और अगर आपने जो पिछले 3 पासवर्ड यूज किए हैं वो तो आप वापिस रीयूज भी नहीं कर सकते, नया बनाना पड़े हर बार। Non-repudiation. It ensures that the sender of the message cannot deny that he or she has sent the message. It prevents sender or receiver from denying a transmitted message when in fact they did send it. सामने वाले ने मैसेज भेजा लेकिन सामने वाला ऐसा बोलेगा मैंने कहाँ भेजा, तो गलत, ये डिनाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, if the customer denies of sending a purchase order for any reason, then it can be proved that the customer ने ही ये मैसेज भेजा था, तुमसे ही ये मैसेज आया था, ये नंबर से मैसेज आया था, ये ऐसा सब कुछ उसको, यानी सामने वाला अगर अपनी बात से मना भी करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। फिर आता है इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये बात पूरा। इसमें पहले लिखा है मैलिशियस कोड। ये वायरस अपने आप मैलिशियस कोड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है या तो किसी वायरस के जरिए से सिस्टम के अंदर घुसता है। याद रखना ये हमेशा और हमेशा ईमेल को ओपन करने से होता है। कोई ईमेल आता है ना उसको ओपन किया तो उसके बाद में ये स्टार्ट। इट कैन आल्सो अफेक्ट द नेटवर्क, सेंड मैसेज थ्रू ईमेल एंड स्टील इंफॉर्मेशन और कॉज इवन मोर डैमेज बाय डिलीटिंग फाइल्स। कई बार तो ये ना मैलिशियस कोड क्या करता है,
सिस्टम के अंदर से तुम्हारी जरूरी फाइल को भी डिलीट कर देता है। स्निफिंग, स्निफर प्रोग्राम, अपने बोलते हैं ना कुत्ता सूंघने आता है, ऐसा ही ये क्या करेंगे, तुम्हारे फोन को टेप करेंगे या तुम्हारे कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करेंगे, ईमेल मैसेज को रीड कर सकते हैं, यूजर लॉगिन पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स। फिर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डीओएस जिसको बोला जाता है, इसमें इज एन अटैक यूज टू शट डाउन अ मशीन, पूरा मशीन और नेटवर्क खत्म हो जाता है। जो यूज करना चाहता है वो खुद मशीन को ऑन नहीं कर पाएगा, यूजर का कंप्यूटर बंद हो जाए या उसका नेटवर्क कनेक्शन खत्म हो जाए या जो साइट पे वो जाना चाहता है वहां पे एक्सेस ना हो, ईमेल, वेबसाइट या तो ऑनलाइन अकाउंट्स लाइक बैंकिंग वगैरह उस कंप्यूटर के अंदर ये इसको है ना ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं ना, हजारों मैसेज, थाउजेंड्स ऑफ मैसेज, इससे नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक हो जाता है, ज्यादा ट्रैफिक यानी लोड होने में टाइम लगे तो स्पीड कम हो जाती है और कंप्यूटर बराबर से काम नहीं कर पाता। कुछ मूवीज के अंदर ऐसा, आई डोंट नो अबाउट द ट्रूथफुलनेस ऑफ दिस, पर कुछ मूवीज के अंदर ऐसा भी बताया जाता था कि कंप्यूटर को हैक करके उसकी बैटरी में ब्लास्ट भी किया जा सकता है, बट आई डोंट बिलीव दिस कैन हैपन। ये हो सकता है ऐसा मुझे समझ में नहीं आता, यानी बैटरी को ओवरलोड करके उसमें ब्लास्ट किया जा सकता है। फिर साइबर वैंडलिज्म, साइबर वैंडलिज्म इज द इलेक्ट्रॉनिक defacing of an existing website page. An attacker replaces the website's original content with his or her own content, यानी ओरिजिनल कंटेंट को खत्म कर देता है। ये एक एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट हो ने उसको हैक करके उसके फ्रंट पेज के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग आ जाए, अंदर नहीं घुस पाएंगे, खाली फ्रंट पेज को नुकसान करके चले जाएंगे, दैट इज साइबर वैंडलिज्म। समझे नहीं, ऐसे बहुत बार होता है, चाइना इंडिया के ऊपर कराता है, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर, इसी तरह से इंडिया भी उनके ऊपर कराता है, सब चलता रहता है, पर खाली क्या कि हम कर सकते हैं ये साबित करने के लिए, अंदर घुसना पॉसिबल नहीं होता कि सिस्टम है हर 3 मिनट में या तो 30 सेकंड्स में एक कोड चेंज करता है, उसके कारण वो है नहीं अपने तक 30 सेकंड्स के अंदर पहुंचना हो तो पहुंच सकते हो, उसके पहले तो उसके बाद तो इम्पॉसिबल है। Today there are so many cases of cyber vandalism where the business content is replaced by offensive material। कैसा मटेरियल है? ऑफेंसिव, यानी एकदम डेंजरस मटेरियल हमारे सामने आता है, ग्राफिटी या तो फोटोग्राफ, हमारे कंप्यूटर के ऊपर 4-5 फोटोग्राफ रख दे, यानी तुम जैसे ही वेबसाइट ओपन करो ना तो तुमको ओरिजिनल वेबसाइट नहीं उसका पेज कुछ अलग खुलेगा, अब तुम क्लिक करने के लिए जगह ढूंढोगे तो कुछ अंदर जाओगे ना, यानी कोई उसको एक्सेस ना कर पाए, दैट इज साइबर वेंडलिज्म। ये वेंडलिज्म का मतलब होता है तोड़फोड़ करना, वेंडलाइज करना यानी मतलब तोड़फोड़ करना, तो ये साइबर वेंडलिज्म का मतलब ये। फिर आता है देखो स्पूफिंग और मैस्करेडिंग, इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन यू आर नॉट, और रिप्रेजेंटिंग अ वेबसाइट एज ऑथेंटिक व्हेन इट इज एक्चुअली अ फेक। ये कई बार होता है, आपको एक लिंक भेज दो, तुम ओपन करोगे तो एसबीआई की वेबसाइट लगी पर असल में होती नहीं है, दैट इज स्पूफिंग। It is a technique where the attacker tries to assume the identity of another person or system for transacting with victim side. For example, an attacker can create a fake website www.gswan.co.in और उसका आईपी एड्रेस सब्स्टिट्यूट करके रियल वेबसाइट के आईपी एड्रेस के अंदर जितने भी विजिट करेंगे वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, फेक वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ऐसे बहुत बार होता है कि अमेजोन की तरफ से डील आई, तुम बोलो 1 रुपये में ये मिलता है ना 2 रुपये में, तो तुम भेजते भी हो कि 100 लोगों को मैसेज भेजो तो मिल जाएगा, वो तुमको बेवकूफ इसलिए बना दे कि 100 में से तुम भले ना निकले पर एक तो दूसरा तो निकलेगा ना बेवकूफ, जो क्लिक करके रुपया देने जाएगा, पर वो रुपया देगा जरूर पर उसके अकाउंट में से आधे घंटे के बाद दूसरे बहुत सारे रुपये कट जाएंगे। समझे ना, एक सीरीज थी नेटफ्लिक्स के ऊपर जनतारा, लेकिन सीजन आ रही है, उसमें यही बता रहे थे गाँव के बच्चे ने ऐसा बोलते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं कराया। वैसे उन्होंने फोन कर करके क्या किया, सबको बांट ले मुंह डाला, तो बेचारा क्रेडिट कार्ड का नंबर प्रोवाइड करता है, सीवीवी नंबर तक भी प्रोवाइड कर देता है, एक्सपायरी क्या है, नाम क्या लिखा है वो सब, फिर बोले कि अभी आपके
अकाउंट में ही नहीं, ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप मुझे दे दीजिए। जैसे ओटीपी आया ना सर, पैसे गए। एक बात समझो, बैंक कभी फोन करे ना कि तुम्हारा केवाईसी के लिए, वो आपके घर पे लेटर भेजती है कि केवाईसी आपको कराना हो तो बैंक के नियरेस्ट ब्रांच के अंदर जाओ। और कभी भी फोन पे केवाईसी कोई नहीं करा, फोन पे केवाईसी हो ही नहीं सकता। अब सिक्योरिटी मेजर्स में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है। चलो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है और मैलिशियस कोड जैसे वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्सेस। ये ट्रोजन फाइल सबसे खराब उसके ने हॉर्सेस इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में भागता है। ट्रोजन सबसे खराब। और विंडोज जब से चालू हुआ है ना तब से ये सारे वायरस बने, क्योंकि विंडोज है ना C++ प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन वायरस भी उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, पर वो क्या करने लगता है, जैसे उसको क्लिक करो ना तो उसके बाद में उसको मल्टीपल फाइल्स में क्रिएट करने लगता है। फिर क्या करेगा, उसको जगह नहीं मिलेगी तो वहां पे कोई जरूरी फाइल को डिलीट करके तो उसको अपनी जगह कर ले, तो वो एक पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करता जाता है और हर फोल्डर में से उसको डिलीट कर देंगे। फिर उसके बाद में आप ढूंढते चले जाओगे। शांत हो गया ना? कुछ तो ऐसा होता है ना कि EXE फाइल को डिलीट करना चालू करे, DLL सर्वर फाइल को डिलीट करना चालू, तो .dll फाइल डिलीट हो जाए ना कोई भी प्रोग्राम जो ओपन नहीं होगा, एक फाइल डिलीट होना चाहिए। ये तुम्हारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, याद रखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी खुद वायरस है जी। सिर्फ एक ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो सही में एंटीवायरस है, बाकी सारे के सारे वायरस है जी। इसलिए इसलिए जब भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काम करता है ना तो वो वायरस को डिलीट करता है। समझो बात, समझो बराबर ध्यान से। तो वायरस को डिलीट करने के लिए कई बार वो क्या ऐसे काम कर लेता है ना कि वायरस से अफेक्टेड तुम्हारी जरूरी फाइलों को भी डिलीट मार देता है। जबकि जो नॉर्टन एंटीवायरस है ना, नॉर्टन NORTON, जिससे सारी जितनी भी तुम्हारी वेबसाइट्स है ना वो सब प्रोटेक्टेड है। अब वेबसाइट देखोगे नीचे आएगा प्रोटेक्टेड बाय नॉर्टन। ये नॉर्टन सबसे बड़ी लैब है। नॉर्टन सबसे ज्यादा, याहू का पूरा मेल सर्वर नॉर्टन संभालता है, जीमेल पूरा नॉर्टन संभालता है। जबकि बाकी सब जो भी प्रोग्राम है जैसे मैकेफी हो या दूसरे कोई भी एंटीवायरस, वो सारे के सारे वायरस है, यानी वो एंटीवायरस की तरह से काम करते हैं। नाउ सी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैलिशियस कोड को टारगेट टारगेट करेगा और फटाफट उसको डिलीट मार देगा। अभी मुझे यहाँ पे एक मैसेज आया मैकेफी से, ये मेरे अंदर मैकेफी इंस्टॉल्ड है। पर एक बात समझो, मेरा काम क्या है, जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ उस सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना, इंटरनेट पे सर्च करना ज्यादा इसमें होता नहीं, इसलिए यहाँ पे है वो मैकेफी चल जाए। लेकिन जिसका काम है सब इंटरनेट पे होता हो और रोज ईमेल हजारों जिसके आते हो ना, उसको तो इंटरनेट के लिए ये चाहिए, ये चले ना है मैकेफी। ये 1300 रुपये में एंटीवायरस बेच देता है, नॉर्टन 2800 रुपये का आता है एक साल, फुल सिक्योरिटी। फर्क होता है प्राइस में भी। The problems and damage that are caused by an infection can be extremely varied. सब अलग अलग होते हैं। सिंपल भी हो सकता है जैसे नॉइज, पॉपअप, पॉपअप आना यानी एक अंदर दूसरे फाइल्स का ओपन हो जाना। It may delete the files and slow down the system, or also can damage the hardware or destroy the entire computer system. Once a system is infected by virus, it will spread attaching file. वो सब फाइल्स के अंदर स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो अपने क्या करेंगे, ये जितने भी इन्फेक्टेड अटैचमेंट है उनको एंटीवायरस से स्कैन कराएंगे, ईमेल को स्कैन कराएंगे, उसके बाद में जितनी भी डाउनलोडेड फाइल्स है वो सब स्कैन होगी। स्कैन करने के बाद वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, याद समझो, याद रखोगे, अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो पहले तो अंदर घुसेगा ही नहीं, ये खराब फाइल अंदर घुसेगी नहीं, तुरंत आ जाता है वार्निंग तुम्हारे अंदर। बराबर, अभी मैं गवर्नमेंट की 4-5 वेबसाइट को ओपन करना चाहता हूँ नहीं तो नहीं होती, एंटीवायरस मना कर देता है कि नहीं होगा। इसलिए आपको है ना उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है वापिस से। नाउ दिस इज फायरवॉल। जैसे दीवार होती है वैसे, जैसे मैंने बोला कि वो घुसने नहीं देगी, दैट इज फायरवॉल।
वायरस को घुसने ना दे और एक दीवार जैसा क्रिएट कर ले और उस वायरस को खत्म कर दे, तो फायर वॉल का मतलब ऐसा कि ऐसी वॉल है जो जला के खत्म कर देती है आने वाले वायरस को। तो यहाँ पे लिखा गया द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क प्रोटेक्शन बैरियर व्हेन द कंप्यूटर कंपनीज नेटवर्क एंड आउटसाइड वर्ल्ड इज अ फायरवॉल। फायरवॉल में क्या, जैसे ही आप किसी वेबसाइट को टाइप कर दो, आपने जैसे ही क्लिक किया ना, तो तुरंत कंप्यूटर पॉपअप नीचे से देगा आपको, वो एंटीवायरस की तरफ से कि आप देखो जो वेबसाइट को यूज करने जा रहे हो वो वेबसाइट के अंदर बहुत मेलिशियस सॉफ्टवेयर आएंगे, इसलिए इसको हम यूज आपको प्रोवाइड करने से इनकार कर दें, मतलब वो स्टॉप कर देगा, वहां पे अंदर घुसने ही नहीं देगा। या फायरवॉल का मेन जो गोल है ना वो क्या है कि कंपनी के ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे सब इंट्रूडर यानी घुसने वाले लोगों से रोकना। ये फायरवॉल कस्टमर से ज्यादा कंपनी को जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंपनी को सबके डेटा प्रोटेक्ट करने पड़ते हैं। थोड़े टाइम पहले आया था तो एक पर्टिकुलर कंपनी से सारे डेटा चोरी हो गए। बिग बास्केट बिग बास्केट में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो नहीं, आपका नंबर ईमेल वगैरह सब चोरी हो गए। तो वो जिस कंपनी को जाते हैं ना, वो कंपनी आपको ईमेल भेजा करेगी अपने प्रमोशन के लिए। ये डार्क वेब होता है, डार्क वेब। डार्क वेब में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो मांगो वो मिल जाती है। वो हैकर्स का है ना, पूरा एक अलग दुनिया जगह। देखो ये कैसे लिखा है, एक बार लैंड लैंड से कनेक्ट करो, इसके बाद में वैन से कनेक्ट, फायरवॉल बीच में आ जाती है। देखो यार डायग्राम में आपको बताया गया है बराबर, पहले आने वाली इंफॉर्मेशन लैंड से प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बाद में फायरवॉल से, फिर अंदर अंदर कितना भी घुमा हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। देखो फायरवॉल प्रोटेक्ट्स द लोकल नेटवर्क अगेंस्ट द फॉलोइंग। पहले तो ईमेल सर्विस जो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरा अनडिजायरेबल मटेरियल लाइक फोटोज वीडियोज एंटरिंग इनटू लोकल नेटवर्क, कोई फोटो या तो वीडियो वो भी रोकेगी। अनराइज पर्सन अनऑथोराइज पर्सन जो आपके लोकल नेटवर्क को एक्सेस करते हो। फिर अनऑथोराइज डेटा और इंफॉर्मेशन लीविंग द कंपनीज नेटवर्क। मेरा एक जगह पे क्लास था, वहां पे एक 8-10 साल का बच्चा था, वहाँ वाईफाई होता था ना, उसको हैक कर लेता था कितने भी पासवर्ड चेंज कर। 8-10 साल का खाली बच्चा था, वो कर ले। एक बार पकड़ा गया, एक बार पकड़ा गया वो इस तरह से। ये समझो, तो उसको 8-10 साल के बच्चे को सिखाया किसने। अब इसको फायरवॉल से प्रोटेक्ट करना कैसे करो आप, वाईफाई के राउटर को फायरवॉल से कैसे प्रोटेक्ट करो। मेरे पास एक बैंकिंग वेबसाइट है, वो तो वाईफाई से लॉगिन नहीं करने देती, ना बोलती थी। एक बैंक की एप्लीकेशन है, उसमें अगर तुम वाईफाई से लॉगिन करने की ट्राई करोगे तो ना बोल देगी यू आर नॉट एट सेफ होराइजन, आपको इससे लॉगिन करने की परमिशन नहीं है। आपको इंटरनेट अपने मोबाइल नेट को चालू करना पड़ता है, उसके अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है उस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए। गवर्नमेंट की बहुत सारी बैंक ने ऐसा करके रखा कि आप वाईफाई से एक्सेस नहीं कर सकते। वाईफाई में जितना भी जाता है वो सब जगह शेयर होता है। तो अगर वाईफाई के मैक एड्रेस, बार बार बोलता हूँ, मैक एड्रेस को किसी ने क्लोन कर लिया, बात खत्म। पर वाईफाई के अंदर वो यूज करेगा। ये सब चीजें अपने लगते डिफिकल्ट है, पर थोड़ा जानकार हो ना कंप्यूटर का, बहुत आसानी है, 5 मिनट में कर लेता है वो। अनऑथराइज्ड डेटा और इंफॉर्मेशन लीविंग द कंपनीज नेटवर्क एंड अनऑथराइज्ड डेटा, हमारे पास से जो इंफॉर्मेशन है ना वो कंपनी के बाहर नहीं जाएगी ऐसा। एंड ब्लॉक्स द ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू द लोकल नेटवर्क, यानी बाहर की दुनिया के ट्रैफिक को लोकल नेटवर्क में रोका जाता है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक, किसी भी तरह के नेटवर्क अटैक यानी बाहर से कोई भी अटैक हो उसको अपने रोक सकते हैं।